हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, क्लास 9th के फिजिक्स का हमारा ये सेकंड लेसन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1। पहले हम आज बात करेंगे फोर्स की। फोर्स क्या है, इसकी यूनिट क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, बैलेंस्ड फोर्स क्या है, इनकी बातें करेंगे। तो बच्चों, फोर्स की डिफाइन आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। पुल एंड पुश। किसी चीज को अगर आपको खींचना है, मान लीजिए कोई ये कटोरी है, इसको अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? पुश करोगे। ऐसा ये पुश कर रहे हैं तभी आगे जा रही है। पुश का मतलब ये हो गया हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, या इसको इधर लाना है तो मैं इसको इधर खींचूंगा, यानी इसको पुल कर रहा हूं। इसका मतलब मैंने फोर्स लगाया। तो फोर्स जब हम किसी चीज पर लगा रहे हैं तो बॉडी में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। बॉडी में क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। इट मीन्स फोर्स एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो मैकेनिकल वर्क कर रहा है, यानी बॉडी को मोशन में ला रहा है। तो देखो, आप तो छोटी क्लास में जो डिफाइन याद कर रहे थे वो तो हम लोग लिखेंगे ही, लेकिन आपको अब 9th स्टैंडर्ड में थोड़ी सी डेफिनेशन अलग लिखना है। देखो, एक तो ये फोर्स है कि जो बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा। एक फोर्स वो भी है, अगर आप अपने दोस्त के कॉलोनी में गए हो, बाइसिकल चला रहे हो और आपको पता ही चला आपके दोस्त के छोटे भाई ने आकर के आपके साइकिल के कैरियर को तेजी से खींचा, पूरी ताकत लगा करके, क्या होगी? आपकी साइकिल रुक जाएगी। तो उस फोर्स ने क्या किया? साइकिल के मोशन में को स्टॉप कर दिया। क्लियर? दूसरा, आपका फुटबॉल खेल रहे हो, बॉल उधर से इस तरफ आ रही है, यानी मान लीजिए कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ बॉल आ रही है और इधर से आपने उसको पुश किया, आपने उसको किक दिया, तो बॉल की डायरेक्शन बदल गई। क्लियर? ये फोर्स का ही काम है, डायरेक्शन को बदल देता है। बॉडी रेस्ट में तो उसको मोशन में ला देता है, बॉडी मोशन में तो उसको उसकी स्पीड को चेंज कर देता है, बॉडी के डायरेक्शन को बदल देता है। एक और काम, मान लो मेरे हाथ में चाक है, इसके ऊपर अगर मैं कोई पत्थर का टुकड़ा टेबल पर रख करके इसके ऊपर पत्थर का टुकड़ा गिरा दूं तो पत्थर क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब ये शेप में सिलिंड्रिकल है, तो क्या इसका शेप सिलिंड्रिकल रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, शेप चेंज हो जाएगा। तो यही सारे फोर्स के जो हैं इन्फ्लुएंस हैं। तो अपन दोनों डिफाइन लिखते हैं, पुल एंड पुश ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने 9th लेवल पे सेकंड वाली डिफाइन लिखना जो मैं लिख रहा हूं। मैं कह रहा हूं फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस, एक प्रभाव है फोर्स, या एक होगी फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन, या फोर्स इज एन इन्फ्लुएंस विच कैन change speed, can change speed of a moving body, stop moving body, change direction of moving body,
मूविंग बॉडी का डायरेक्शन भी बदल सकता है एंड कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ बॉडी। देखो ये डिफाइन परफेक्ट है। फोर्स क्या है? एक इन्फ्लुएंस है, एक फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन चेंज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी। कोई गाड़ी मान लो आप साइकिल धीरे धीरे चला रहे हो, आपके दोस्त के भाई ने, आपका छोटा भाई आके पीछे से पुश कर दिया तो आपकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी स्पीड चेंज हो गई। या गाड़ी को खींच लिया, स्पीड कम हो जाएगी। या आपने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक का जो फोर्स है अपोजिट में लगता है मोशन के। ध्यान रखना, ब्रेक का फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होता है दैट ऑकर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। तो ब्रेक लगा दिया तो बॉडी क्या होगी? स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप मूविंग बॉडी चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी एंड कैन चेंज शेप ऑफ द बॉडी, बॉडी के शेप को चेंज कर देता है। तो ये हो गया बच्चों फोर्स। फोर्स के एसआई यूनिट हम लोग न्यूटन मानते हैं। नंबर 2 एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? ये न्यूटन। इसको शॉर्ट में हम एन से शो करते हैं। क्लियर बच्चों? अब सेकंड बात आ रही है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के वही इफेक्ट है जो मैंने अभी बताया था आपको। नंबर 1, इट कैन चेंज स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। स्पीड से मतलब घटा भी सकता है, बढ़ा भी सकता है। सेकंड, इट कैन स्टॉप moving body. It can change direction of moving body. Fourth, it can change shape and size of an object. फोर्स के इतने इफेक्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है, मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज करता है। ठीक है, साइकिल चला रहे हो और आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आपको क्या करना पड़ता है? दाहिने हाथ को से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है हैंडल। या 4 पहिया वाली गाड़ी है तो उसका जो व्हील जैसा चेंज करने के लिए रहता है डायरेक्शन को, उसको गोल गोल ड्राइवर घुमाता है। स्टीयरिंग को वो ताकत लगाता है, उस पर गोल गोल घुमाता है। तो वहां पर भी फोर्स लगता है। तो यानी ये फोर्स के 4 इफेक्ट हम लोगों ने देखे बच्चों। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। देखो बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई टेबल पड़ी है, ये टेबल है या बॉक्स है, इसको इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं,
क्या ये बॉक्स मूव होगा? बिल्कुल नहीं होगा। नाउ दिस फोर्स इज द बैलेंस्ड। तो ये दो फोर्स ऐसे जो सेम मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, ठीक है, देन दे आर नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। दे कैन नॉट ब्रिंग द बॉडी इन मोशन। ये बॉडी को मोशन में नहीं ला सकते बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, इसका एग्जांपल और देता हूं। आपके घर पे अगर एक बड़ा बॉक्स है भरा हुआ है, अगर आप उसको खींचना चाहते हो, नहीं खींच पा रहे हो, बिल्कुल नहीं खींच पा रहे हो। क्यों नहीं खींच पा रहे? क्योंकि आप जितना फोर्स अपने तरफ पुल कर रहे हो उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स बॉक्स के सरफेस पे लग रहा है। अभी 8th में पढ़कर आया फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बॉडी बॉक्स को आप इधर खींच रहे हो, बॉक्स को आप इधर खींच रहे हो और फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रहा है। दोनों क्या हो गए? बैलेंस्ड हो गए, दोनों इक्वल हो गए। दोनों इक्वल हो गए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया, इसलिए बॉक्स मूव नहीं करता। यानी बैलेंस फोर्स कैन नॉट डू द वर्क। बैलेंस फोर्स कैन नॉट डू द वर्क। बैलेंस फोर्स वर्क नहीं कर सकता। ठीक, टग ऑफ वार, जब तक रस्सा कसी होती है, रस्सा कसी में दोनों टीमें बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगा रहे हैं, उधर वाले उधर खींच रहे हैं, इधर वाले इधर खींच रहे हैं, तब तक रस्सा न तो उधर जा रहा है न तो इधर आ रहा है। यानी तब तक फोर्स क्या? बैलेंस्ड है। जैसे किसी एक पार्टी का फोर्स ज्यादा हुआ तब रस्सा एक तरफ चला जाएगा जिधर फोर्स ज्यादा होगा। यानी अब फोर्स कैसा हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी अब मोशन में बॉडी आ गई। तो ऐसा फोर्स जो बॉडी को मोशन में ला दे, दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। ऐसा फोर्स जो बॉडी को मोशन में ना आने दे, दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स। ये बैलेंस फोर्स क्या हो गया? पहले बैलेंस फोर्स की डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स है टू फोर्सेस, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड work on an object in opposite direction. In opposite direction. When two forces of equal magnitude, magnitude मतलब value, equal magnitude work on an object in opposite direction, body will remain in rest. Body क्या रहेगी? रेस्ट रहेगी. These forces are called balanced force. These forces are called balanced force. And balanced force cannot do the work. ये भी लिखना है. Balanced force cannot do the work. Balanced force जो है वर्क नहीं कर सकता. बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही. क्लियर हो गई बात? देखिए दोनों फोर्स कैसे हो गए? 10 न्यूटन 10 न्यूटन बैलेंस्ड फोर्स. कैसे हो गए? बैलेंस्ड फोर्स. अब मैं इसी की बात कर रहा हूं. अगर मैं एक फोर्स को बढ़ा दूं, इसको 15 या 20 न्यूटन का कर देता हूं, अब क्या होगा? ये जो बॉडी है, बॉडी विल कम इन मोशन. बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हायर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. जिधर हायर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, लार्जर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा, उसके डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी. तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स. इसको रब कर देता हूं. देखिए यहां पर भी दो फोर्स काम कर रहे हैं. ये भी अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन एक ज्यादा है और एक कम है.
बॉडी किधर मूव होगी, जिधर डायरेक्शन। आप किसी चीज को, जैसे मान लो मैं इसको पुल करने में सफल हो जा रहा हूं, इसका मतलब दो फोर्स हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स है कि मेरा फोर्स। तो मेरा फोर्स ज्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है, इसलिए मेरे फोर्स के डायरेक्शन में ये जो प्लेट है मूव कर रही है। अगर दोनों इक्वल हो जाते तो ये मूव नहीं करती। ठीक है, तो ये लिखते हैं अपन, when two forces are unequal magnitude, देखो, when two forces of unequal magnitude work in opposite direction, opposite direction of on an object, then object will move in the direction of larger force. बॉडी किधर मूव होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स। दीज फोर्सेस आर नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। known as unbalanced force. बच्चों, unbalanced force can do the work. ये भी लिख लो, they can do work. ये काम कर सकते हैं, कौन से, they can do work. ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो काम कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ये बात हो गई बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स की। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल भी क्लियर हो गए होंगे। कोई भी बॉडी अगर पुश या पुल करने से मूव नहीं हो रही है, इट मीन्स उस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, बैलेंस्ड फोर्स। एक तो आपका फोर्स और एक फ्रिक्शन फोर्स, दोनों इक्वल क्वांटिटी है, इसलिए मूव नहीं कर रही। किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो, बॉडी मूव कर रही है, इसका मतलब कि आपका जो फोर्स है वो ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स कम है। क्लियर? तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। किसी बॉडी को मूव करने के लिए कम से कम जितना फोर्स फ्रिक्शन का है उसके इक्वल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब आपका फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, बॉडी विल कम इन मोशन। ठीक है? जब मान लो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन लग रहा है और आप इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हो, तो आपका फ्रिक्शन के फोर्स को कैंसिल करने के लिए कितना फोर्स लगाओगे? मान लो 100 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स है, तो आपका फोर्स भी 100 न्यूटन लगना चाहिए। जैसे आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स खत्म, बॉडी विल क्या होगी, बॉडी विल कम इन मोशन। ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा। एक चीज बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं अभी मैं, कि अभी आ रहा हूं मैं उसी बात पे। बात करते हैं अपन, इनर्शिया की बात करते हैं। बच्चों, न्यूटन ने अपने लॉज दिए हैं, 3 लॉज, उन्हीं तीनों लॉ को हमको डिस्कस करना है। लेकिन न्यूटन के लॉ से पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे एक हमारे फिलोसफर, ग्रेट फिलोसफर अरिस्टोटल,
अरिस्टोटल का क्या कहना था, कोई भी बॉडी अगर हम उसके ऊपर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगी, ठीक। और या उसको रोकना है, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो रुकेगी नहीं, ठीक है। ये बात किसने कहा था, अरिस्टोटल। लेकिन गैलीलियो ने इनकी इस बात को रॉन्ग साबित किया। उन्होंने ये कहा कि जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी, जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। कैसे कहा, देखो उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट लिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सरफेस हम ले लें, सेम हाइट है, ए बी सी डी, उन्होंने इसका सरफेस एकदम फ्रिक्शन लेस रखा। कैसा सरफेस है ये, फ्रिक्शन लेस, नो फ्रिक्शन। उन्होंने यहां से ग्लास की बॉल डाली, तो ग्लास की बॉल जब नीचे आई तो रुकी नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, कोई फोर्स रोकने वाला नहीं है। यहां ये रुकी नहीं, ये उतनी हाइट वापस इधर ट्रेवल करके गई। फिर इसका थोड़ा इंक्लाइनेशन थोड़ा कम किया उन्होंने, ऐसा किया, तब भी बॉल को देखा उन्होंने, ए बी सी, जितनी हाइट से आ रही बॉल उतनी स्पीड से इधर चलती गई। थर्ड में उन्होंने क्या किया, सीधा कर दिया इसको, फ्रिक्शन खत्म हो गया। जब बॉल को छोड़ा उन्होंने तो बॉल अपने आप मोशन में चलती चली गई। इससे उन्होंने ये कहा कि किसी चीज को मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं है, फोर्स की जरूरत नहीं है। यानी अगर जीरो फोर्स लगेगा किसी बॉडी पे, कितना फोर्स, जीरो फोर्स, यानी किसी भी तरह का फोर्स हटा दें, बॉडी विल रिमेन इन ए यूनिफॉर्म मोशन। अगर मान लो घर आपके यहाँ पे ये प्लेट पड़ी है, अगर इस प्लेट और हथेली के बीच का फ्रिक्शन फोर्स हटा दें और हवा भी न रहे यहाँ पे, तो क्या होगा, बॉडी विल कम इन ए मोशन, इट विल मूव विद ए यूनिफॉर्म मोशन। स्पेस में क्या है, स्पेस में एयर नहीं है, कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, स्पेस में हर बॉडी अपना यूनिफॉर्म स्पीड से मूवमेंट कर रही है, कोई ना तो फोर्स लगा रहा चलने की। बॉडी हमेशा स्पेस में क्या होती हैं, दे मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। ये बात गैलीलियो ने कहा, इस एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने प्रूफ किया। इसी इनके एक्सपेरिमेंट को जो है न्यूटन ने फायदा उठाया इसका, और उन्होंने अपने तीनों लॉज दिए। बच्चों, न्यूटन ने एक वर्ड दिया, इनर्शिया। क्या दिया, इनर्शिया। ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन चला रहा हूं मैं, और फर्स्ट लॉ में ही लिखता हूं मैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या कहा, जब गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट देखा कि जब बॉडी मोशन में आ रही है, मोशन में चलती जा रही है, फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब जो बॉडी मोशन में है, मोशन में रहना चाहती है, अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। और जो बॉडी रेस्ट में है, वो ये बॉडी जो रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में ही रहेगी। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई न करे। तो हर बॉडी की प्रॉपर्टी है टू मेंटेन द स्टेट, टू मेंटेन द स्टेट। यानी पहले मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ लिख दूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ,
if a body is in motion, it remain in motion, it remain in motion, and if it is in rest, it remain in rest, unless and until external force is applied. जब तक कोई बाहरी फोर्स न लगाएं तब तक अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी. ये लिखो. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन इन मोशन, एंड इफ इट is in rest, it remain in rest unless and until external force is applied. जब तक कोई बाहरी फोर्स न लगाएं तब तक वो उसी में रहेंगे. लॉ फर्स्ट लॉ कह रहे हैं. इसी बात को, इसी बॉडी के प्रॉपर्टीज को न्यूटन ने नाम दिया इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब है प्रॉपर्टी टू मेंटेन इट्स स्टेट, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट. हर ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने स्टेट को मेंटेन करती है. हर चीज की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है कि जब वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, चल रही है तो चलते रहना चाहती है. ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया. तो लिखता हूं मैं इनर्शिया का डिफाइन. देखें, इनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही बात है. इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक ही बात. प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू maintain its state. Property of an object to maintain its state. The tendency of an object to maintain its state is called inertia. इसी को हम इनर्शिया कहें. प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू मेंटेन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया. इनर्शिया बच्चों तीन तरह के हम करते हैं. नंबर 1, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, यानी प्रॉपर्टी ऑफ an object to maintain its rest position. उसकी जो रेस्ट पोजीशन है उसी को मेंटेन करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट. प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट. दूसरा, inertia of motion. Property of an object to maintain its motion. Properties of an object to maintain its motion is called property inertia of motion. और थर्ड है inertia of direction.
inertia of direction. Property to maintain the direction. Property to maintain direction. Property to maintain direction is called inertia of direction. तो बच्चों ये तीन तरह के इनर्शिया होते हैं। अब तीनों के मैं एक आपको एग्जांपल समझाता हूँ। वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एग्जाम में आते हैं इन तीनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर है? एक चीज और छोटी सी समझा लूं तब आता हूं मैं एग्जांपल को लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल वो चीज छूट जाएगी। अब इनर्शिया को यूनिट क्या है, इनर्शिया को नापेंगे कैसे, मेजर कैसे करेंगे, ये बात करते हैं। ठीक, अब देखो जरा, मान लो आपके घर में एक छोटा बॉक्स है, उसको आप जब मूव कर रहे हो तो इजीली पुश करते मूव कर रहे हो। इसका मतलब उसका जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, रुके रहने की जो प्रॉपर्टी है, वो बहुत कम है, बहुत कम है। और वो एक हैवी बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, उसको आप पुश कर रहे हो तो वो पुश आपसे नहीं हो रहा। इसका मतलब उसकी जो रुके रहने की प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा है। अब आप सोचो किसके वजह से पहले वाले बॉक्स की इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है, तो कम है, और दूसरे वाले हैवी बॉक्स की इनर्शिया ऑफ रेस्ट ज्यादा है। किसकी वजह से बताओ? मास की वजह से। छोटे वाले बॉक्स का मास कम है, इसलिए उसको रुके रहने की प्रॉपर्टी उसकी कम है। आप थोड़ा सा ही फोर्स लगा रहे हो, मूव कर जा रहा है। बड़ा वाला हैवी बॉक्स की मास ज्यादा है, इसलिए उसके रुके रहने की प्रॉपर्टीज ज्यादा है। यानी इनर्शिया को मेजर कौन कर रहा है? मास। Inertia and mass. Mass of an object measure its inertia. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है उसके इनर्शिया को मेजर करेगा। मान लो एक बहुत बड़ा ट्रक है, 200 क्विंटल का ट्रक जा रहा है, ठीक, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से, और आप उसको रोकना है। तो एक मान लो कितना बताया मैंने, 200 न्यूटन का ट्रक, और एक जा रहा है केवल 200 टन का ट्रक, और एक जा रहा है केवल मात्र 2 टन का ट्रक। ठीक, दोनों मूव कर रहे हैं सेम स्पीड से। किसको रोकना इजी होगा? 2 टन वाले को, क्योंकि उसका मास कम है, तो उसका इनर्शिया ऑफ मोशन भी कम है। उसको रोकने के लिए कम लोग भी मिलकर रोक सकते हैं, या फ्रिक्शन ब्रेक कम लगाने से भी वो गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ऑफ मोशन ज्यादा है, उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स की लगाने की जरूरत पड़ती है। यानी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर इट्स इनर्शिया। क्लियर? मोर मास more inertia, and less mass less inertia. ज्यादा मास होगा ज्यादा इनर्शिया होगा, ज्यादा कम मास होगा कम इनर्शिया होगा। इसीलिए एसआई यूनिट जो इनर्शिया की है, एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया क्या है? एसआई यूनिट जो मास की एसआई यूनिट होगी वो इनर्शिया की यूनिट। मास की होती है केजी, किलोग्राम। बच्चों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया? एसआई यूनिट ऑफ इनर्शिया इज केजी, बिकॉज
inertia is measured by mass. Mass के SI unit kg. So the SI unit of inertia is also kg, किलोग्राम. क्लियर हो गई बात. तो ये इनर्शिया और मास का रिलेशन हो गया. इनर्शिया और मास का रिलेशन. ठीक. ज्यादा मास होगा, ज्यादा इनर्शिया ऑफ मोशन होगा, ज्यादा इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा. कम मास होगा, कम मास ऑफ इनर्शिया होगा, कम इनर्शिया ऑफ मोशन होगा और कम इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा. अब थोड़ा एग्जांपल देखते हैं बच्चों. कुछ जो एग्जाम्पल इनर्शिया और रेस्ट का देखो, और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर मान लो कारपेट है, आपके एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन है, कारपेट को स्टिक से अगर हम बीट करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, डस्ट बाहर आता है. डस्ट क्या होते हैं, बाहर आता है. देखो आप जब लकड़ी से बीट कर रहे हो तो कारपेट आगे मूव हुआ. आपने बीट किसको किया, कारपेट को. कारपेट मोशन में आ गया. लेकिन उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो क्या है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में रहना चाहते हैं, इसलिए उसमें से बाहर आ गए. ये हो गया एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट. क्वेश्चन लिख लो. Why dust particle come out when we beat a कारपेट. कारपेट को अगर हम लोग रस्सी पे लटका करके उसको डंडे से बीट करें तो धूल उसकी बाहर आ जाती है. इसका आंसर क्या दोगे बच्चों. नंबर 2 आंसर लिखो. पहले एक दो क्वेश्चन का आंसर मैं लिखवा देता हूं, बाकी आप खुद लिखेंगे. ऑन बीटिंग कारपेट comes in motion, but due to inertia of rest, dust remain in rest, so dust come out. सिंपल सा आंसर. अगर आपने ये शब्द नहीं लिखा अपने आंसर में, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, तो पूरा आंसर रॉन्ग है आपका. कोई मार्क्स टीचर नहीं देगा. वो समझ जाएगा आपको बात समझ में नहीं आ रही. डंडे से मारने पे कौन मोशन में आता है, डंडा किस पे मार रहे हैं, कारपेट पे. कारपेट आगे निकल गई और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल फंसे हुए हैं उनको तो आपने बीट किया ही नहीं, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वहीं रह गए, तो डस्ट पार्टिकल वहीं रह गए, कारपेट पीछे चली गई, इसलिए बाहर आ गया. आपको क्लियर. ऐसे बच्चों अगर आप किसी बस में बैठे हो, बस रुकी हुई है, बस चालू है, ड्राइवर इंजन स्टार्ट है, बस रुकी हुई है, और आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आगे झुक करके उससे बात कर रहे हो. अचानक बस ने ड्राइवर ने स्टार्ट कर दिया, तो आप क्या होगा, आपके बॉडी तो नीचे वाली बॉडी मोशन में आ गई, लेकिन ऊपर की बॉडी जो है, जो बस से अटैच है, वो तो मोशन में आ गई. लेकिन जो ऊपर वाली बॉडी है, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, सो इट मूव्स बैकवर्ड. इसलिए हमारी क्या जाती है, बॉडी पीछे धक्का लगता है, जाके पीछे सीट से टकराता है. ये किससे हो रहा है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक. तो दूसरा क्वेश्चन एक और लिख देता हूं. Why we move backward when
stopped bus suddenly come in motion. Why we move backward? हम पीछे की तरफ क्यों मूव होते हैं? कब? When a stopped bus suddenly come in motion. जब रुकी हुई बस अचानक मोशन हो जाती है. ठीक? इसका आंसर क्या लिखेंगे? सेम. Our lower portion of the body attached with bus come in motion along with bus. Our lower portion of the body attached with bus, जो हमारा लोअर पोर्शन है वो जो बस से अटैच्ड है वो क्या हो जाता है? कम इन मोशन along with बस के साथ है. लेकिन जो अपर पोर्शन है अपर पोर्शन remain in rest due to inertia of rest. So we move backward. पीछे की तरफ हम मूव करते हैं, इसलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इसी का उल्टा ले लो. अगर तेजी से बस जा रही है, अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो आपका क्या होगा? आप आगे जाकर के अगली सीट से टकरा जाओगे. क्यों टकरा जाओगे? क्योंकि बॉडी जब रेस्ट में आए, जब बस रेस्ट में आई तो आपका लोअर पोर्शन बस के साथ में रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पोर्शन मोशन में ही रहना चाहता है क्योंकि मोशन में था, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. इसलिए आप आगे की तरफ मूव कर गए. ये दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बच्चों, वो भी लिख रहा हूं मैं. Why we move forward when a moving bus suddenly stop. क्या लिखा हमने? Why we move forward, हम आगे की तरफ मूव क्यों करते हैं? When a moving bus suddenly stop, चलती बस अचानक रुक जाती है तो. सेम वही आंसर. हमारा लोअर पोर्शन क्या होता है? रेस्ट में आ जाता है, लेकिन अपर पोर्शन मोशन में ही रहना चाहता है. our lower portion of our body come in rest attached with bus. बस से जो अटैच पोर्शन है वो रेस्ट में आ जाना चाहिए, अब रेस्ट में आ गया, बट अपर पोर्शन remaining motion due to inertia of motion, due to inertia of remain in motion due to inertia of
motion, so we move forward. इसलिए हम आगे की तरफ भी जाते हैं. बच्चों ये 3 आंसर मैंने लिख के बता दिया. कुछ एग्जाम्पल आपको मैं सुना देता हूं, समझा देता हूं. देखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ मोशन का एक और एग्जाम्पल दे देता हूं. सभी आंसर में कम से कम ये ऐसे क्वेश्चन जब आए बच्चों, तो ये या तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ का जिक्र करो, या इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, या इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मैं अपनी एक घटना बताता हूं. हम लोग जब पढ़ते थे तो ये न्यूटन के लॉ का इतना आभास नहीं था. एक्चुअल में जब तक बीएससी भी कर लिए, बीएससी के बाद में जब मैं बीएड कर रहा था, घटना ही मंदसौर की है. देखो, आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का पता चलेगा. नीमच के तरफ से मंदसौर जो है, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन थोड़ी स्लो हुई और मेरे गेट के सामने मेरे गुरुजी नजर आए जो हमको साइकोलॉजी पढ़ाते थे. तो मैंने क्या किया, जल्दी में उतावला होकर के लॉ को भूल गया, और जबकि होना क्या चाहिए नियम. अब मेरी बॉडी जो है पूरी किस डायरेक्शन में चल रही है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है. जिस डायरेक्शन में ट्रेन है उसी डायरेक्शन में मेरी बॉडी मूव कर रही है, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से. ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझ लो. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से मेरी बॉडी मूव कर रही है. मेरे गुरुजी खड़े हैं इस तरफ. ठीक, जैसे ट्रेन स्लो हुई, मैंने क्या किया, मेरा नियम चाहिए था मेरे को कि पहले मैं स्टेप डाउन होकर के ट्रेन के डायरेक्शन में थोड़ा देर दौड़ लगाता, तो धीरे 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 मेरी बॉडी रेस्ट में आती. लेकिन मैं ये सब बातें दिमाग में नहीं आई. मेरे गुरुजी सामने थे, मेरे को हड़बड़ी थी कि उनका पैर छू लूं. तो जल्दी से क्या किया, ट्रेन में से उतर करके मैं ट्रेन के डायरेक्शन में जाकर के गुरुजी की तरफ जाना चाहा, ऐसे सीधा, तो मैं पट दे गिर गया वहीं पे. किस तरफ में गिरा मालूम है? जिस तरफ ट्रेन जा रही थी उस तरफ मैं ऐसे लुढ़क गया और मेरे घुटने उठने की जो पैंट फट गई. फिर गुरुजी आके मेरे को उठाए, बोले ऐसे जल्दी क्या थी. तो ये घटना है. तो मेरी बॉडी किस डायरेक्शन में थी? इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन. इसीलिए कहते हैं व्हेन वी स्टेप डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और मूविंग ट्रेन, वी मस्ट मूव सम स्टेप्स इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन. ट्रेन के डायरेक्शन में कुछ स्टेप जो है आपको चलना चाहिए टू मेंटेन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. टू मेंटेन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. हर समय जैसे मान लो टर्न पे एकदम से गाड़ी टर्न हो रही है, ऐसे आपकी बॉडी सीधी ऐसे जा रही है, और जब आप ऐसे मुड़ रहे हो तो आप क्या होते हो, बस में एकदम गिरने गिरने जैसे हो जाते हो. तो बस को तेजी से पकड़ते हो उसको. क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी यूं जाना चाहती है, बस यूं लेके जाना चाहती है, इसलिए दोनों में अंतर हो जाता है, इसलिए हम लोग गिरने लगते हैं. ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे अपने एनसीईआरटी की बुक में. एक वो है, अगर डाली पे फल लगा हुआ है तो डाली को हम जब शेक करते हैं फल टूट जाता है. क्यों? बच्चों, व्हेन वी शेक द ब्रांच कम इन मोशन, बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, फ्रूट्स रिमेन इन रेस्ट, सो इट इज डिटैच्ड फ्रॉम द ब्रांच से अलग. उसकी जो जिस ब्रांच से वो लगा हुआ है फल, वो तो आगे जाना चाहता है और ये रेस्ट में रहना चाहता है, तो दोनों का कनेक्शन टूट जाता है. यह इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इसी तरह से अगर लगेज आपके बस पे रखा हुआ है, बस में चारों तरफ अगर कैरियर नहीं है, बस पे सीधा रखा हुआ है, बस कहीं रुकी है, तो अचानक अगर बस चल दे तो लगेज वहीं रह जाएगा, बस आगे निकल जाएगी. अपने एनसीईआरटी की बुक में बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है. एक गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है ऐसे. देखो मैं यहां दिखाता हूं. ऐसा कार्डबोर्ड है और यहां कॉइन रखी हुई है. अगर इस कार्डबोर्ड को तेजी से फ्लिक किया, ऐसे प्रेशर दिया, तो कार्डबोर्ड निकल के चला जाता है, लेकिन इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से सिक्का कहाँ जाता है? गिलास के अंदर. यह भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है. ओके बच्चों, आज हम लोगों ने ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कर लिया. कल हम लोग देखेंगे
सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।